धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देखिए, हम लोग हमेशा आपके सामने कहते हैं कि एक संगठन है जिसका नाम है आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बहुत बड़ा वो संगठन बताता है, 65 से ज़्यादा उसके अपने संगठन हैं, जगह जगह फैले हुए हैं। वकील, व्यापारी, किसान, मजदूर, महिलाएं का तो खैर वहाँ ज़्यादा वक्त है नहीं, मुस्लिमों के लिए अलग से है, सिखों के लिए अलग, बहुत सारा सब कुछ उन्होंने हर जगह कैप्चर कर रखा है। IAS IPS वाले भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसके बारे में खबरें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन भोपू मीडिया अब तक वो खबरें पहुंचाता नहीं है और उसके बारे में कुछ बताता नहीं है, यहाँ तक कि उसकी फंडिंग वंडिंग के बारे में भी जिक्र नहीं करता। हम लोग यदा कदा थोड़ी सी अपनी कोशिशों के जरिए आपके सामने रखते रहते हैं कि उस संगठन के अंदर चल क्या रहा। अब चुनाव है देश में, 2019 का चुनाव है, जो वहाँ पर अभी ग्वालियर के अंदर हुआ और वहाँ से जो नारा निकला कि नमो नमो का जाप नहीं किया जाएगा, लेकिन ये महा संग्राम होने जा रहा है और इसमें आपको महायज्ञ है, इसमें आपको चुनाव जिताना पड़ेगा बीजेपी को। तो क्या बीजेपी के लिए आरएसएस खड़ा हो गया है? भले ही वो मोदी के लिए खड़ा नहीं हो रहा था, कहाँ कहाँ वो खड़ा हुआ है और किस रूप में अब वो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं प्रतिनिधि सभा होने के बाद ग्वालियर के। इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ के ताज़ा एपिसोड में। जो तस्वीर अब उभर रही है सर, प्रतिनिधि सभा का रिजल्ट आने के बाद वो जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है, आपने इंटरनेशनल मीडिया में भी उसका जिक्र किया, गार्डियन अखबार के हवाले से शायद आपने कहा, वो बाकायदा उस पूरी खबर को फोकस कर रहा है। क्या है वो पूरी खबर? देखिए, एक बात आपको ये बता दें, बड़ा क्लियर कर दें हम अपने दर्शकों को कि आरएसएस मोदी से बड़ी संस्था है। मोदी आरएसएस से पैदा हुए। वो अब भी, अभी आपको याद होगा कि बीच में जब गड़बड़ हुआ था तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी रामलीला ग्राउंड में, तो उन्होंने कहा था कि मैं आरएसएस का वर्कर हूँ। वो आरएसएस, पहले उन्होंने कोशिश की थी अपने आप को कि लार्जर देन लाइफ, आरएसएस से भी ऊंचा दिखाने की, लेकिन उनको घुटने टेकने पड़े। और इस बार जो 2019 का चुनाव है, इसमें जो प्रतिनिधि सभा हुई है ग्वालियर के अंदर, उसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ है, लेकिन आरएसएस के पास अभी तक कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है और वो क्रिएट करती है। मोदी को उसने क्रिएट किया है, किसी और ने क्रिएट नहीं किया मोदी को उसने क्रिएट किया। वो जिसको बना, अटल बिहारी वाजपेयी को वही लेके आई थी। और आज सत्ता जो है पूरे देश में भाजपा की, वो आरएसएस के दम से है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। तो आरएसएस से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। उसके अंदर अगर मोदी ने कोशिश की कि हम इसको भाजपा के लिए आरएसएस से बड़ा कोई नहीं हो सकता जी, किसी भी जो इनकी संस्था है। मोदी के लिए भी आरएसएस से बड़ा कोई नहीं, उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। प्रतिनिधि सभा में उन्होंने जो ग्वालियर में, उन्होंने मजबूर हो गए कि वहाँ पे उनको भेजा जाए अमित शाह को। अमित शाह ने वहाँ पे कहा कि देखिए, क्योंकि आरएसएस का एक नारा, वो आरएसएस का नहीं, आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं इस वक्त सबसे बड़े, मोहन भागवत, उनका नारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। उनकी एम्बिशन है कि गोलवालकर का ये नारा पूरा करें और पूरे विश्व में वो हिंदुइज्म को फैला दें। लिहाजा इनको कहना पड़ा वहाँ पे कि हिंदुइज्म पे हमने ऐसी बात कर दी कि हिंदुत्व इतना बढ़ गया है कि राहुल गांधी को भी जनेऊ पहनना पड़ रहा है और फलाने को साड़ी पहनना पड़ रही है, दिखाने को जाके मंदिर में मत्था टेकना पड़ा। ये अपने आप को बताना पड़ा कि हम हिंदुत्व हैं, हमारी बदौलत हुआ, हमारी बदौलत। फिर आरएसएस का अपने में आप, इसका मतलब है कि वो सत्ता में काबिज है। सत्ता में काबिज है, इसके माने बहुत से काम कर सकती है। जैसे वैदिक यूनिवर्सिटी खोले जिसको बाबा रामदेव चलाएंगे, बहुत बड़ी बात है। और वैदिक गणित भी ले आए, ऐसी ऐसी चीज़ लाए, हम जानते हैं कि जो 10 कदम चलने के बाद अपने आप गिर जाएंगी, क्योंकि वो मॉडर्न जो एजुकेशन उससे कहीं मेल नहीं खाती, लेकिन हिंदुत्व का डंका ये पीट रहे। उसी में इनको ये लगा कि साहब अब हमें आरएसएस का ये, वो कभी अलग नहीं होगी। उसने कहा कि हम आरएसएस का साथ देंगे, बीजेपी का साथ देंगे, बीजेपी के साथ। आरएसएस ने कहा कि हम बीजेपी के साथ देंगे। अब वहाँ पे एक बात निकल के आई कि हम अब उन स्थानों पे 2019 के चुनाव में जहाँ पे आरएसएस कमजोर, बीजेपी कमजोर पड़ी थी। 2014 में जहाँ कमजोर रही थी, वहाँ 2019 में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने देखा कि अर्बन, मतलब कि शहरी क्षेत्र में तो ये मजबूत रहे हैं, लेकिन अर्बन देहात गांव में इतने मजबूत नहीं है। और ये गुजरात के इलेक्शन में भी बात समझ में आई कि गुजरात का अगर इलेक्शन 2017 का रूरल एरिया में ज़्यादा, रूरल एरिया में देखिए गुजरात में, वहाँ
बीजेपी बहुत पीछे रही है और कांग्रेस आगे रही है वहाँ पे, और इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में रहा है। तो इसको अर्बन पार्टी मतलब कि जो सेमीफाइनल के नतीजे हैं वो भी उस ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, सेमीफाइनल यानी कि आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये हरदम याद रखिए कि आरएसएस का जो काडर है, आरएसएस की जो जासूसी संस्था है वो बहुत बड़ी है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी एनालिसिस करती है। जब दूसरी पार्टियां बैठ के आंकलन लगा रही होती तब तक उनके पास रिजल्ट आ जाता है सामने कि ये है इनका काडर है। हम इस खबर में उनके काडर की कार्यविधि भी बताएंगे। तो अब उन्होंने कहा कि अर्बन, उसमें उन्होंने कुछ स्टेट मार्क किए हैं, ठीक है, जो भारत के स्टेट हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरल, उड़ीसा, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और प्रमुख। पहले हम यहाँ पे चाहते हैं, इसमें ये स्टेट प्रमुख है कि यहाँ पे इनको वो तो मिला है, जीते तो हैं कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज, लेकिन जीत नहीं पाए। वोट परसेंट बड़ा है इनका, केरल में भी बड़ा है और बंगाल में भी बड़ा है टीएमसी के, लेकिन जीत नहीं पाए। तो इन्होंने उसको डिवाइड किया। तो नॉर्थ ईस्ट में और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अखिल भारतीय वनवासी संस्थान, जो एक अब नया नाम सा सुन रहे होंगे, वनवासियों के बीच में काम करता है। इसको 1992 जसपुर जो छत्तीसगढ़ में है उसमें 1952 में इसकी स्थापना होती है। आदिवासियों के लिए काम करते हैं। इनके बेहतरीन स्कूल्स होते हैं, जो जैसे शिशु मंदिर है, इनके वहाँ दूसरे स्कूल हैं और अस्पताल है, इसके जरिए काम करते हैं। ईसाई मिशनरीज जैसे ही स्कूल, इनकी टक्कर वहाँ ईसाई मिशनरीज से। और आगे चल के ये मंत्रालय भी बना अटल बिहारी वाजपेयी के। अटल बिहारी तो वो पूरे उसके लिए, इनके लिए नहीं बना, उन्होंने तो पूरे आदिवासियों के लिए बनाया। इससे उसका कोई मतलब नहीं। ये तो झारखंड का नाम भी वही बनवास रख रहे थे, ऐसा कुछ। अब वो तो कुछ भी रख दे, किसी का नाम रख दे, वो बनवासी है। बनवासी मतलब वन में जो रहने वाले हैं, आदिवासी। अब आदिवासी को जैसे हो रहा है ना, दलित कहने लगे, और दलित के बाद उनके दूसरे नाम आ गए, हरिजन से निकलते इस तरीके से बनवासी के। तो ये बनवासी का उसका है। अब इनकी जो वो है, शहरी क्षेत्रों से हटकर ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित कर रहे हैं। अब जरा इसके आंकड़े सुन लीजिए कि 2014 में भाजपा ने केरल की बात चल रही है, ये लोग तो यहाँ एक्टिव हो गए हैं, बनवासी वाले अपना काम शुरू कर दिया उन्होंने, स्कूलों के जरिए, इनके जरिए, अस्पतालों के जरिए उनका काम शुरू हुआ। वो इंतजार में नहीं रहते हैं ये लोग, जो इनकी संस्थाएं, मतलब जो हैं उन्हें सब जगह हर मोर्चे पे काम लगा दिया है। इनके ये इंतजार में नहीं रहते कि हमारे यहाँ मंत्री आए। आप सीधा ये कहना है ना कि बनवासी जहाँ है वहाँ बनवासियों को लगा दिया है। जी, आरएसएस का जो बनवासी संघ है, जी, जहाँ जिसे लगाना वहाँ काम पे लगा। और आप ये देखिए कि ये इंतजार में नहीं रहते कि मोदी जी आके यहाँ भाषण, इनका काम शुरू हो जाता है। अब इनका एक हम आपके सामने एक डाटा पेश करते हैं अपने दर्शकों के सामने, उससे इनको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने वेस्ट बंगाल, केरल वगैरह क्यों लिए हैं। क्योंकि इनका फोकस है केरल और वेस्ट बंगाल, इस दो गढ़ ऐसे हैं जिनको आप देख रहे होंगे शुरू से इसको तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। बाकी तो जैसे कि उड़ीसा में बीजेडी बीजू जनता दल है, तो वो तो कभी कभी इनकी तरफ भी झुकाव कर लेती है, उससे इनका नहीं है, लेकिन वो इनके लिए इनको घुसने नहीं दे रही है उसके अंदर से। तो वहाँ बनवासियों को एक्टिव, क्योंकि पूरा उड़ीसा बनवासी यानी आदिवासी क्षेत्रों में से आता है। अब सुन लीजिए, दो जगह का हम बताएंगे। 2014 में भाजपा ने केरल में 2009 के मुकाबले 2009 में 10.6% वोट मिले थे, जो कि 2014 में 6% की बढ़ोतरी हुई थी। और केरल से जो 20 MP दिल्ली जाते हैं, इनका इस 2014 में कोई नहीं, मतलब 6% वोट बढ़ा इनका 6% 2009 के मुकाबले केरल। अब ये चाहते हैं कि और वोट बढ़े, इसलिए ये जोर डालते हैं वहाँ पे कि इनका इतना वोट बढ़ा है, इसको और उम्मीद है ना कि बढ़ा इनका 6%। इसी तरीके वेस्ट बंगाल में टीएमसी जैसी, ममता बनर्जी जैसी पावरफुल लीडर के जमाने में इनके जो 42 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पे 2014 में इसे 17% वोट मिली थी। यहाँ भी वोट बढ़ा इनका 2009 के मुकाबले। बिल्कुल, और 2 MP जिता के लाए हैं ये, 2 MP जिता के। इनके हौसले बुलंद, इनके इसलिए हौसले बुलंद है कि वो यहाँ पे हमें अगर हमारे काम करें। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ये इन्होंने काडर अपना छोड़ दिया RSS ने, और ये काम कर रहे हैं। जहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ, जैसे इनको डर है अन्ना DMK तमिलनाडु की, बीजेडी उड़ीसा की, इनसे इनकी टक्कर होती है, लेकिन ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे इतनी बड़ी फाइट नहीं होती जैसे कि यहाँ होती है। इसके बावजूद अब एक चीज़ और है, जो ये RSS एक्टिव हुई है, जैसा कि हमने बताया था कि RSS के विभिन्न धड़े इनसे नाराज है, नाराज चल रहे हैं, और आज भी नाराज चल रहे हैं। लेकिन पुलवामा में हुआ जो इन्होंने, और बालाकोट में स्ट्राइक, इससे इनका ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जैसे इन्होंने कहा है। लेकिन RSS का जो सर्वे, बड़ा चौंकाने वाला सर्वे है, उसको आप कोट भी कीजिए कि RSS का सर्वे है कि इन्होंने शहरी क्षेत्रों में तो गेन किया है,
मतलब पुलवामा और बालाकोट वाले मामले के बाद। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये उसका असर उतना नहीं पड़ा। उसकी बजाय ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी समस्याएं हैं, किसानों की अपनी समस्याएं हैं। मतलब उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इन्होंने हवाई जहाज उड़ाया, वहां ले जाकर बम छोड़ दिया, वहां ले जाके दम छोड़ दिया, क्योंकि इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों की सीआरपीएफ की जो परिवार है उन्होंने रिजेंटमेंट मतलब आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी कि हमारे तो शहीद हुए, हमें क्या मिल रहा है। अगर तुमने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की तो उनकी लाशें कहाँ है एयर स्ट्राइक करने वालों की, हमारे तो एक कॉफिन भेज दिया आपने, क्योंकि उनको ना पेंशन मिलती है ना कोई ग्रांट मिलता। तो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही, शहरों से नहीं आ रही हैं, ये देहाती क्षेत्रों से आ रही है। चुनावी रिजल्ट भी तो उस ओर इशारा कर रहे हैं ना जी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे जो हैं वो भी बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ा है बीजेपी, पिछड़ा है बीजेपी, वहीं से जीत गया। इसके अलावा आप देखिए कि उसके गुजरात का जो इलेक्शन है वहाँ भी यही हाल है। तो अब इनकी रिपोर्ट कह रही है कि ये जो उग्र राष्ट्रवाद है ग्रामीण क्षेत्र में नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है इनका। यानी अब आप देखिए भाजपा के शहरी क्षेत्र में पार्टी, शहरी क्षेत्र की पार्टी मानी जाती है। 2014 में से कुल 31% वोट मिली थी और 31% वोटों में से 42% वोट इनके शहरी क्षेत्र से थे। शहरी क्षेत्र से 42% वोट मिला, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से 58% वोट मिला इनको। ग्रामीण क्षेत्र से बहुत कम है, लेकिन शहरी क्षेत्र से इनको ज्यादा मिला है। इस तरह की टोटल है मिले थे वोट इनको, जो टोटल वोट मिले थे जो 2014 में, उसमें शहरी क्षेत्र से इनको ज्यादा मिला था। 31% का जो 42% बनता है। हाँ, चलिए। तो अभी इन्होंने अपने आप को जो है ना कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया है ग्रामीण क्षेत्र में, इन लोगों ने, आरएसएस ने। मतलब मैं कहूँ जी अब मोदी पड़े ही ना जीते, लेकिन बीजेपी जीतनी चाहिए, आरएसएस का मंत्र है। आपको मैंने अपने जो नाराजगियां चल रही थी, स्वदेशी जागरण मंच, किसान संघ, मजदूर संघ, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सब खत्म नहीं, वो चलेगा। हाँ। वो चलेगा, लेकिन यहाँ एक सत्ता के लिए अगर ये सत्ता ही नहीं रहेगी, इन्होंने ये उस गलती से भी उभर रहे हैं। आपको एक बात बताना, यहाँ हर जगह आरएसएस के जो काडर है उसमें डिस्कस होता है कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हरा दिया, उसके बाद हमारा क्या होगा। कांग्रेस छाई रही 10 साल तक, 10 साल तक हम कुछ नहीं कर पाए, लिहाजा अब वो गलती नहीं करेंगे कि हम बीजेपी को हराएं। हम बीजेपी को नहीं, बीजेपी को जिता के लाएंगे। बीजेपी के एमपी सत्ता बनी रहेगी तो मलाई खाने को मिलती रहेगी। 100%। आपको एक चीज बता दें, आज नागपुर जो इनका सेंटर है, नागपुर के जितने बड़े पदाधिकारी हैं जो कभी नागपुर से नहीं निकलते हैं, दिल्ली की 2-2, 3-3 लाख रुपए की कोठियों में, महीना की जो कोठियां किराए पे वो उसमें पड़े हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। उनका ये हो गया इसका आलम। इस पे आरएसएस के अंदर खाने बड़ा रेजिमेंट, लेकिन सत्ता के सुख बहुत बड़ा होता है, ये मान के चलिए। सत्ता का सुख ऐसा आता है, माफी के साथ कहना चाहिए कि लोग आखिरी सांस तक गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, आखिरी सांस तक गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। भाई बीमार थे, अपना छुट्टी ले लेते, क्या दिक्कत थी इतना काम करने की, क्या दिखाना चाह रहे कि आखिरी सांस तक काम कर रहे थे। आरएसएस में तो ये है कि जो सरसंघ चालक बन गया तो बन गया, वो आखिर तक रहेगा। और मोदी जी जो आरएसएस में आए हैं उसके पीछे वजह, उनके भाई का एक बयान है, बड़े भाई का, कि ये बचपन में कहता था, कहते थे कि हम आरएसएस में जाएंगे क्योंकि वहाँ एक आदमी की चलती, तो डिक्टेटरशिप होती है। चलिए, तो लिहाजा ये हमारे खबर का मकसद ये है कि आरएसएस फिर आरएसएस की थोड़ी सी कार्यप्रणाली अपने दर्शकों को बता दें कि आरएसएस आगे चलती है। फर्ज कीजिए यहाँ आरएसएस के कोई बड़े लीडर, फर्ज की मोदी जी, जो गुजरात में ये होता था, आज भी होता है, मोदी जी भाषण देने आए, तो जो पिछले जब मोदी जी आगे जाएंगे तो वो भाषण के अंश लेके इनके लोग, काडर के लोग पूरे उस इलाके में फैल जाएंगे, वो उनको बताएंगे, आगे वाले जो काडर है वो फैल जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने, मोदी जी ने मतलब मियाँ का मसला ले लिया था कि पाकिस्तानी, देसी भाषा में बात की जाए कि मीडिया हो, जमीनी सतह पे कार्यकर्ता हो, बीजेपी का अपना कार्यकर्ता हो, हर मोर्चे पे ये लोग काम करते हैं, गली गली जाके। अब आपको एक बात बताएं, पन्ना प्रमुख बनाना हो 50 लोगों पे। अब आपको एक बात बताएं जो कि बिल्कुल सही है, मेरी देखी हुई, कि गुजरात के चुनाव में एक चीज चलाई इन्होंने कि अगर कांग्रेस जीत गई तो मियाओं का राज होगा, मियाओं का राज होगा तो आपकी औरतें उठा के ले जाएंगे। तो उसका कैसे प्रचार करते थे लोग, ये द वायर के रिपोर्टर ने, द स्क्रॉल के रिपोर्टर ने अपने उसने लिखा है कि वो उनका जो काडर है वो घर घर जाता था और घर घर जाके औरतों के बीच में ये बातें करता था कि अगर आपने वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण पे असर नहीं हो रहा अभी भी इनका। देखने की बात, क्योंकि ग्रामीण जो है
वो ज़्यादा चकाचौंध में रहता नहीं है और ज़मीनी हकीकत को अपनी जानता है। शहरी लोग होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, कभी आप गांव की तरफ जाइएगा, कोई लड़का सा मोटरसाइकिल पे गया शहर का, पतली सी कमीज़ पहन के, शर्ट पहन के, और ठंड में यूं यूं काँप रहा है, तो गाँव के लोग कह रहे हैं अरे लाला तू कुछ पहन क्यों नहीं लेता। ठीक है, तो वो शॉप में रहते हैं, लेकिन गांव के आदमी को आप देखिएगा ज़रा सी हवा चलती है तो चादर यूं लपेट के पूरे शरीर पे ऐसे घूमता है, क्योंकि वो दिखावटी नहीं रहते हैं, वो ज़मीनी सतह जानते हैं कि हवा जो है वो उससे बच के रहना है, दिखावटीपन में नहीं जाना है कि जुल्फे फैला ली, बाइक पे बैठ गए और शर्ट पहन के घूम रहे हैं काँपते काँपते। तो ये स्थिति है, लेकिन अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम स्मार्ट हैं। ये शहरी क्षेत्र के आदमी की बात होती है, यही लब्बो लुबाब निकल के आता है। आरएसएस एक्टिव हो चुका है, आप लोग भी एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आपके सामने देश बचाने का चुनाव है, प्रजातंत्र बचाने का चुनाव है। आप क्या बचा पाते हैं 2019 के चुनाव के बाद तय होगा, आपको क्या मिलेगा, ये सब चीज़ों पर फिर डिस्कशन करेंगे। कैसी लगी हमारी ये कोशिश, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।